नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर राजनीतिक हलकों में गरमाया रहा। आज यूपी में सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच द्वारा पूछताछ के लिए आशीष मिश्र नहीं पहुंचे। कई घंटों इंतजार के बाद उनके घर के दरवाजे पर दूसरा समन चिपका दिया गया, जिसे उन्हें कल सुबह दोबारा 11 बजे अब क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होने को कहा गया है। हम कोशिश करेंगे वो तस्वीरें आपको दिखाने की। बहरहाल उनके पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा लखनऊ में पहुंचे। दिखते ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने कहा कि आशीष की तबीयत खराब हो गई थी और वो घर पर ही नहीं है। इधर दिल्ली में आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोप हत्या का है। आरोपी के साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा हम अन्य लोगों के साथ अन्य मामलों में करते हैं। आरोप बहुत गंभीर है, जिनमें बंदूक की गोली से चोट शामिल है। हम उत्तर प्रदेश सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं होगी। कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि सबूत सुरक्षित रहे। बहरहाल सुनवाई के दौरान आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई और 5 लोग घायल हुए हैं। पोस्टमार्टम में गोली के घाव नहीं है। जैसे कार चलाई आरोपी सही लगते हैं। यह संभवतः हत्या का मामला है। तो आगे बढ़ने से पहले देश की बात में देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ, यही है, लखीमपुर में ही है। ये हम नहीं बता पाएंगे अभी। लखीमपुर खीरी में होने के बावजूद गृह राज्य मंत्री के घर से महज 2 किलोमीटर दूरी पर मौजूद क्राइम ब्रांच के दफ्तर आशीष मिश्रा नहीं पहुंचे। अब शनिवार को फिर से 11 बजे आशीष मिश्रा को पेश होने के लिए घर के बाहर सम्मन लगाया गया है। शुक्रवार सुबह 10 बजे से ही लखीमपुर खीरी के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में एसआईटी की टीम तो पहुंची और मीडिया का भारी जमावड़ा भी लगा रहा। 4 घंटे तक एसआईटी की टीम दफ्तर पर बैठी रही, लेकिन गृह राज्य मंत्री के बेटे नहीं पेश हुए। बाद में उनके पिता ने ये सफाई दी। इलेक्ट्रॉनिक युग है, सीडीआर की लोकेशन भी है। सीडीआर से लोकेशन क्लियर हो जाती है। पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जाकर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं गए नहीं गए, सहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं। आज जो है, आज उन्होंने कल जैसे नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता। उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को। उस घर में अकेले वही नहीं रहते। अगर आप वहाँ पर बुला कर देते तो नोटिस चस्पा करके फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया। लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है। क्या आशीष मिश्रा केंद्र सरकार और पुलिस के लिए फजीहत का कारण बन चुके हैं? उधर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी के साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा दूसरे मामलों में होता है। हम जिम्मेदार सरकार और पुलिस की उम्मीद करते हैं। केवल बातें हो रही हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। कहा सीबीआई भी इस मामले में समाधान नहीं है, लेकिन अब यूपी सरकार एसआईटी के बदले किसी और एजेंसी से जांच करने के विकल्प पर भी अपना सुझाव सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। 7 को जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया तो लीपापोती करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य अभियुक्त को नोटिस थमा दिया कि आप आइए, जैसे किसी राजा को बुला रहे हों कि आइए आप हमारे सामने पेश होइए। अरे उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए, बाद में जो भी होती कार्रवाई अपनी करनी चाहिए, लेकिन उनको गिरफ्तार आते नहीं किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के अलावा थार गाड़ी से भागते दिख रहे सुमित जायसवाल से भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के कंधों पर भारत के कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी होती है, उसी के बेटे आशीष मिश्रा आज दिन भर पुलिस को इंतजार करवाते रहे, वो भी तब जब उनके ऊपर कई संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। ये घटना बताती है कि कैसे सियासी रसूख के सामने पुलिस लाचार हो जाती है। लखीमपुर खीरी से विनीत वर्मा, आलोक पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और लखीमपुर खीरी घटना का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में गोली चलने की भी आवाज सुनी जा सकती है। सरदार मर गए हैं यार। चल कोई बात नहीं, हम तो उधर आए हैं, कोई दिक्कत ना है। कोई ना गोली चलेगा, बहुत रेला कर रहा है। सरदार मर गए हैं यार। चल कोई बात नहीं, हम तो उधर आए हैं, कोई दिक्कत ना है। कोई ना गोली चलेगा, बहुत रेला कर रहा है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, अब एक और वीडियो कथित तौर पर आ गया है। इसको हम पूरा यकीन के साथ नहीं कह सकते कितना सही है, लेकिन जो भी इसमें सुनाई दे रहा है वाकई में कई गंभीर सवाल खड़े कर देता है। दूसरी तरफ जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी आज लखनऊ में नजर आए, सियासत भी हो रही है, दूसरी तरफ ये पूरा जांच का मामला भी चल रहा है। आज क्या चर्चा रही वहां पर? नहीं, देखिए, ये जो गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही है, तो ये तो कल एडीजी ने एक प्रेस नोट जारी करके बताया है कि 315 बोर के 2 कारतूस थार में से बरामद किए गए हैं। वहां पे मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हुई और उनका कहना था कि परसों बरामद हुए हैं, कल भी चेकिंग हुई है। तो उनका कहना था कि ये 2 मिस्ड कारतूस हैं जो थार के अंदर पड़े हुए थे। ये 315 बोर के हैं और पुलिस ने उनको बरामद किया है, उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। तो कारतूस वहां मिला है। दूसरे, जब हम लोग घटना के बाद वहां पे पहुंचे मौके पे, तो जो गांव वाले थे वो बता रहे थे कि जब थार जली है तो उसमें से बहुत तरह के कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ गोला बारूद दाग रहे हैं। इस तरह की बातें वो कह रहे थे। अब ये तो फॉरेंसिक जांच में ही पता चलेगा, क्योंकि उनका कहना था कि इसमें कारतूस वगैरह थे, असलहे वगैरह थे, जिसकी वजह से आवाज आ रही है। और 2 कारतूस मिलने की बात ये पुलिस खुद स्वीकार कर चुकी है कि अंदर से मिले हैं। अब ये जो लोग पकड़े गए हैं, या जब अगर मिश्रा जी आते हैं पुलिस के पास और अपनी बात बताते हैं, तो मालूम होगा कि उनकी गाड़ी में ये कारतूस कहां से आए और क्या वहां पे क्या गोली चलाई गई है, ये जांच में पता चलेगा। लेकिन वहां पे कारतूस का मौजूद होना ये साबित हो चुका है। गोली चलने की आवाजें आ रही हैं। बहुत सारे किसान गोली चलने की वहां शिकायतें भी कर रहे थे। लेकिन अब ये अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होता है तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल कमाल, मुझे आपसे जानकारी बहुत ले ली, लेकिन कहा जा रहा है कान में समय इतना हो गया। लेकिन वाकई में निष्पक्ष जांच है और पुलिस भी कितनी दबाव में होगी और तमाम चीज़ें हैं लगातार धीरे धीरे इस मामले में सामने आती रहेंगी। यूपी से ही अगली खबर आ रही है हमारे पास। आपको बता दें कि किस तरह से लखनऊ पहुंची हुई हैं प्रियंका गांधी। आज वो एक लखनऊ के एक बस्ती में पहुंची, दलित बस्ती में पहुंची, लवकुश बस्ती, और वहां पर वो झाड़ू लगाती हुई नजर आई। तो जाहिर तौर पे कुछ ही महीनों में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। उस तस्वीरों को हम देख लेते हैं और उस खबर को देखते हैं। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से के लखनऊ में एक बस्ती है, वहाँ पर लवकुश बस्ती, वहाँ पर वो गई और वहाँ से ये तस्वीरें आई। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सिर्फ झाड़ू मारने लायक छोड़ा है और अपमान किया है आपका, मेरा नहीं, अपमान किया है आप सबका। क्योंकि हजारों करोड़ों महिलाएं, करोड़ों दलित बहन भाई ये सफाई कर्मचारी हैं और करोड़ों लोग सफाई का काम करते हैं, अपने घरों में सफाई करते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आंदोलनकारी किसानों पर दिए गए विवादित बयान को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि उनका मकसद समाज में टकराव बढ़ाना नहीं था और इसलिए वे अपने बयान को वापस ले रहे हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ लाठी उठाने को कहा था। विद्रोही मूड लेकर के बैठे किसान ये भी अपने हैं, माथा खराब कर देते हैं कई बार लोग, कभी कोई लालच देके, कभी कोई लालच देके, ये अपने मंसूबे। बहरहाल देश की बात में है आगे है मध्य प्रदेश से खबर है। क्या लैंड डिजिटाइजेशन के बहाने नेता कब्जा रहे हैं वहां पर जमीन? एक रिपोर्ट दिखाएंगे।
देश की बात में मुंबई से खबर है। क्रूज पर हुई ड्रग्स पार्टी के मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को भी नहीं मिली है जमानत। सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने कहा कि जांच शुरुआती चरण में है, जमानत देने पर गवाहों के साथ हस्तक्षेप होगा। ये प्रभावशाली लोग हैं, इसलिए सबूतों के साथ छेड़खानी हो सकती है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, तो फिलहाल बेल की बात हो रही थी, फिलहाल वो नहीं हो पाई है, लेकिन कब तक उसकी उम्मीद, क्या कहना है दूसरे पक्ष के वकीलों का? देखिए निधि, कोशिश पूरी थी कि यहीं से जमानत मिल जाए, लेकिन एनसीबी ने उसका पुरजोर विरोध किया और ये कहीं न कहीं साबित किया कि ये जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है, इसका क्षेत्राधिकार नहीं बनता है इस केस में जमानत देने का। दरअसल उनका दावा ये रहा है कि मामले में 18 आरोपी गिरफ्तार हैं, कई आरोपियों के से कॉमर्शियल क्वांटिटी गिरफ्तार है, तो कॉमर्शियल क्वांटिटी की ड्रग्स मिली है। और ये भले ये जो 3 आरोपी हैं उसमें से आर्यन खान के पास कुछ नहीं मिला हो, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा के पास से 5 और 6 ग्राम ही मिला है, लेकिन हमें पूरा एज ए होल क्राइम देखना होगा। उस हिसाब से देखें तो सभी की आपस में साठगांठ कहीं न कहीं नजर आती है। इसीलिए ये एनडीपीएस एक्ट के तहत सेशन कोर्ट में ही इसमें जमानत मिल सकती है। आर्यन खान और के वकील सतीश मानी सिंह ने बहुत कुछ कोशिश की, ये भी साबित बताने की कोशिश की उन्होंने कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के अलावा और किसी को वो नहीं जानते हैं, बाकी किसी से उनका कोई संबंध नहीं है, उनके पास से न ड्रग्स मिला है और न ही कंज्यूम उन्होंने करते हुए उन्हें मेडिकल रिपोर्ट में आई है, मतलब जो पाया गया है। तो ये मामला उतना गंभीर नहीं है, इसलिए जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन आखिरकार लगभग 4 घंटे की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने जमानत अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो यहाँ पर सुनने योग्य नहीं है। बहरहाल अब जो स्थिति ये बन गई है कि बहुत कोशिश के बाद भी आर्यन खान को एक तो आज आर्थर रोड में पहुंचा दिया गया है, दूसरे अब उन्हें आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा, क्योंकि अब और सिर्फ आज की रात नहीं और आगे की भी रात गुजारनी हो सकती है, क्योंकि कल शनिवार है और फिर रविवार है, कोर्ट अमूमन बंद है। तो एप्लीकेशन अब जो भी होगा बहुत मुमकिन है कि सोमवार को होगा, यानी लंबा दिन अब आर्थर रोड जेल में आर्यन को गुजारना पड़ सकता है। राहत की बात यही है कि फिलहाल उन्हें बैरक नंबर 1 के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, क्योंकि जो कोविड का माहौल चल रहा है, भले कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन 1 हफ्ते उन्हें क्वारंटीन में ही रहना होगा। आर्थर रोड जेल में रहेंगे, अब सेशंस कोर्ट में अगली नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए सुनील। और अब अगली खबर देश की बात में है मध्य प्रदेश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में लैंड डिजिटाइजेशन को लेकर राज्य सरकार की खूब तारीफ की है, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर ही जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लैंड डिजिटाइजेशन के मामले में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। चाहे डिजिटल रिकॉर्ड्स का दायरा बढ़ाना हो या फिर रिकॉर्ड्स की क्वालिटी हो, हर पहलू में मध्य प्रदेश प्रशंसनीय काम कर रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मध्य प्रदेश लैंड डिजिटाइजेशन के मामले में अव्वल नंबर पर है। हालांकि ये पंप इस तारीफ पर सवाल पूछ रहा है। पंप के गेट पर पीछे हर जगह प्रशासन ने कंटीली बाड़ लगा दी है। आरोप है कि सीहोर जिले में शाहगंज के इस पंप मालिक ने जमीन का अतिक्रमण किया। खसरा नंबर 188, 189/3। वैसे इसी तहसीलदार दफ्तर ने सालों पहले कहा था कि यही खसरा 188, 189/3 सड़क निर्माण में जा चुका है। सवाल है, जिस जमीन पर चलती फिरती सड़क है उस पर अतिक्रमण हो भी तो कैसे? पंप मालिक कह रहे हैं सत्ताधारी दल के ताकतवर सांसद की उनकी जमीन पर नजर है, वो सारी जमीन ले लें, उन्हें बख्श दें। पटवारी की सिर्फ एक रिपोर्ट के आधार पर कोई नब्ती नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, और उन्होंने मेरे पंप के सामने का पूरा मुझे बेरोजगार कर दिया। सांसद महोदय हैं वो, और मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी कोई ना राजनीतिक पकड़ है ना मैं इतना कोई पैसे वाला हूँ। वो मुझे एक आम आदमी समझें, मैं उनके सामने नतमस्तक होना चाहता हूँ। जो भी कुछ मेरा है वो ले लें और मुझे छोड़ दें। मेरा पंप उन पे नज़र है, वो पंप ले लें। उनको मेरी ज़मीन अगर प्रेम नज़र है उनकी, तो वो मेरी ज़मीन ले लें, लेकिन मुझे बख्श दें। सागर में तो सूखी झील के जमीन पर 1.34 एकड़ में अतिक्रमण हो गया। एनजीटी ने कलेक्टर को सीमांकन के आदेश दिए हैं, लेकिन आरोप है कि बीजेपी के पूर्व सांसद और कई रसूखदारों का इस जमीन पर कब्जा है, इसलिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा।
लगभग 20 से 25 जो मकान हैं या खाली प्लॉट्स हैं वो अतिक्रमण की हद में आए हैं, मतलब तालाब की हद में है, जो कि अतिक्रमण इनको माना गया है। और एनजीटी के आदेश के अनुक्रम में इन अतिक्रमण को शीघ्र ही हटाया जाए। शासन ने 2016 में उसकी पैमाइश कराई थी, तो करीब 2.5-3 एकड़ में उसमें अतिक्रमण पाया गया था। उसके बाद उस पैमाइश के आधार पर ना तो अतिक्रमण हटाया, हमने 1-2 बार प्रशासन को शिकायत भी की, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हमें इसके बाद हाई कोर्ट में मैंने एक रिट पिटीशन फाइल की है, और रिट पिटीशन फाइल करने के बाद हाई कोर्ट ने इनसे नगर निगम और शासन से एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, और उनने ये पूछा है कि कितने लोगों का अतिक्रमण है इस झील पर। तो अभी जो फिर से पुनः ने अतिक्रमण उसमें पैमाइश कराई है, तो उसमें कुछ रकबा अतिक्रमण का घट गया है, और करीब 1.5-2 एकड़ का रकबा अभी भी अतिक्रमण में है, जिसमें कई रसूखदार व्यक्तियों के मकान बने हैं, जिसमें पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, आरएसएस कार्यालय का भी वो है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने इस मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी उन सवालों के जवाब देने के बजाय दिग्विजय सिंह पर ही सवाल उठा रही है। शायद मोदी जी को जानकारी नहीं है शिवराज सिंह जी का भूमि प्रेम और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भूमि प्रेम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के भूमि प्रेम के बारे में शायद उनको जानकारी नहीं है। विदिशा के भाजपा के सांसद किस तरह से एक पेट्रोल पंप ओनर को परेशान कर रहे हैं और उसे मजबूरी में प्रदेश छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार, दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी चलाने वाले, उन पर उनकी सरकार का एक मंत्री आरोप लगाता है कि दिग्विजय सिंह जी भू माफियाओं और तमाम माफियाओं के हिस्सेदार भागीदार हैं। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को पहले एक बार विश्लेषण करना चाहिए, विवेचना करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए, फिर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना चाहिए। इससे पहले भोपाल में गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के पार्क की जमीन को आरएसएस से जुड़ी एक संस्था को दिए जाने पर भी गंभीर सवाल उठे थे। एक स्थानीय कहावत है कि जब बाघड़ी खेत को खाने लगे तो कोई क्या करे। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं पर जमीन कब्जाने के जो आरोप लगे हैं उसे देखकर यही कहावत याद आती है। वैसे जिस राज्य में हजारों एकड़ जमीन सीमांकन की बाट जो रही हो, वहां डिजिटाइजेशन में रिकॉर्ड की बातें करना अधूरा और बेमानी सा लगता है। सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, दिल्ली विश्वविद्यालय में केरल पर प्रोफेसर के बयान को लेकर क्यों मच गया है बवाल। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज के प्रोफेसर राकेश पांडे के विवादास्पद बयान ने डीयू में घमासान सा मचा दिया है। प्रोफेसर ने बयान दिया है कि केरल बोर्ड जानबूझकर डीयू में लेफ्ट विचारधारा थोपने के लिए अपने छात्रों को 100% अंक दे रहा है। प्रोफेसर पांडे के बयान के बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों में जबरदस्त गुटबाजी हो गई है। प्रोफेसर राकेश पांडे पिछले 30 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में टीचर इंचार्ज हैं। प्रोफेसर पांडे को लगता है कि सुनियोजित साजिश के तहत केरल बोर्ड अपने बच्चों को 100% अंक दे रहा है ताकि केरल के बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर लेफ्ट की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सके। डीयू में एक सर्टेन काइंड की आइडियोलॉजी बहुत कम होती चली जा रही थी, बहुत सीमित हो रहा था। तो उसको कहीं ना कहीं अब केरला में हम पता है वहाँ पे क्या आइडियोलॉजी है, वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं जहाँ पे जेएनयू में था, जेएनयू में संकुचित होते चले जा रहे थे, तो उन्होंने पैर पसारने के लिए शायद डीयू को चुना है। किस तरीके से कर ये करना बड़ा आसान है। जिस तरह का एडमिशन प्रोसेस हमारे पास है, इसमें अगर आप 100% आपके पास मार्क्स हो ना, मैं अगर आप मुझे कहें कि ये 1000 बच्चे हैं, इन 1000 बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेट कर दो, तो मैं कहूँगा कि आप इन सबको 100% मार्क्स दे दो, मैं जहाँ चाहे आप जो कोर्स में चाहोगे मैं एडमिशन दिलवा दूंगा इसको।
प्रोफेसर राकेश पांडे के बयान को शिक्षकों का एक धड़ा सही समझ रहा है तो एक धड़ा विरोध में उतर आया है। ऑल द स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिंदुस्तान के, इवन बाहर के भी कोई बच्चा अगर मेरिट में अगर हमारे पास आना चाहता है तो यू शुड एक्ट, हम लोग उनको खुले मन से उनको स्वागत करना चाहिए ताकि वो मेरिट पे आ रहे हैं। और यहाँ पर जो केरला का जो स्टूडेंट्स हैं उनका 100% मार्क्स है तो उनको एडमिशन मिलना चाहिए। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने प्रोफेसर राकेश पांडे के खिलाफ प्रदर्शन कर उनको हटाने की मांग की है तो ABVP प्रोफेसर राकेश पांडे के बयान के समर्थन में प्रदर्शन करता नजर आया। पिछले कुछ सालों से पूरे देश को लव जिहाद के नाम पे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ने एक पार्टी ने बांट दिया है। ठीक है, डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है, लेकिन उसमें यह हक भी नहीं कि आप समाज को, सोसाइटी को किसी पर्टिकुलर नाम से बात हो। ये मार्क्स जिहाद का वर्ड क्या होता है? तो इन्होंने कहीं ना कहीं छात्रों में भी वही नफरत पैदा करना चाहते हैं जो इन्होंने अभी तक देश में ऊपर से करते हुए आए हैं। देखिए, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्लेइंग लेवल फील्ड हो सब लोगों के लिए, एडमिशन का अधिकार सबको है। जो स्टूडेंट दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आता है, गरीब विद्यार्थी है, उसको भी मौका मिले। समस्या क्या हुई है, कुछ स्टेट बोर्ड्स ने इन्फ्लेट करके रिजल्ट, सेंट्रल बोर्ड ने भी, स्टेट बोर्ड्स ने भी इन्फ्लेट करके रिजल्ट्स बहुत स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स दे दिए हैं। कारणवश दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सी कट ऑफ 100% है। दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली कट ऑफ लिस्ट में सबसे ज्यादा दाखिले CBSE बोर्ड के बच्चों को मिले हैं और दूसरे नंबर पर केरल बोर्ड है। DU के मुताबिक CBSE बोर्ड के 31,172 बच्चों को दाखिले मिले, केरल बोर्ड के 2,365, हरियाणा बोर्ड के 1,540 और राजस्थान बोर्ड के 1,301 छात्रों को दाखिला मिला है। केरल के सांसद शशि थरूर ने प्रोफेसर राकेश पांडे के बयान को हास्यास्पद करार दिया है। जाहिर सी बात है कि दाखिला तो उन बच्चों का होगा जिनके 100% अंक आए हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता क्योंकि ये एडमिशन पॉलिसी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मार्क्स जिहाद लफ्ज़ को बोलने वाले प्रोफेसर उन बच्चों को भी पढ़ाएंगे जो केरला से आ रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो बायस्ड नहीं होंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय उस प्रोफेसर पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के रिश्तेदारों और करीबियों के ठिकानों पर कल से ही आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। ये छापे मुंबई, सतारा, पुणे सहित कई शहरों में मारे जा रहे हैं। मुंबई में अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के दफ्तर पर भी आयकर विभाग के लोग मौजूद हैं। काल काहीतरी अजित पवारांच्याकडे काही सरकारने पाहुणे पाठवले होते, ते पाहुणे येऊन गेले। पाहुण्यांची चिंता आपल्याला नसते, कारण आपलं काही फोकस तिथेच असेल। मला आठवत आहे, तुम्हाला आठवत आहे का, निवडणुकीच्या आधी बँकेच्या एका प्रकरणाच्या बाबतीत मला EDची नोटीस पाठवली। त्या बँकेचा मी सभासद नव्हतो, त्या बँकेचं मी कधी कर्ज आयुष्यात घेतलं नाही आणि असं असताना मला EDची नोटीस दिली। मला त्यांनी EDची नोटीस दिली आणि संबंध महाराष्ट्राने भाजपला वेदी ठरवलं आणि त्यामुळे आज अजित पवारांच्याबद्दल काय असेल, आणखी कोणाच्याबद्दल काय असेल, काही गोष्टी त्यांनी केलेल्या असतील, त्या गोष्टीच्या बद्दलचा परिणाम हा सर्वसामान्य माणसांच्या सत्तापासून सत्तेचा गैरवापर आजचे राज्यकर्ते कसे करतात या संदर्भात निश्चितपणानं लोक त्यांना धडा शिकवण्याचं राहणार नाही।